बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो चैप्टर मैं आपको करा रहा था, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, इस चैप्टर का एक क्वेश्चन बेटा जी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपको पूरा करा रहा हूँ आज इसी चैप्टर में से। क्वेश्चन नंबर 8 कराऊँगा, बल्कि आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है, ये मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, क्वेश्चन मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, जब आपको ये क्वेश्चन मैं आपको साथ में भेज दूँगा टैग करके। आप क्वेश्चन जो है अपनी बुक में सामने खोल कर रखिएगा। क्वेश्चन एक बार बुक में सामने खोल लीजिएगा और मैं क्वेश्चन को करवा रहा हूँ, उसमें से पॉइंट आप पढ़ते जाइएगा और क्वेश्चन समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 मैं डिस्कस कर रहा हूँ बुक में से, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। मैंने आपको क्वेश्चन करने का तरीका बताया ही था जब मैंने आपको ऑडियो भेजे। क्वेश्चन करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें क्वेश्चन में आपसे बोलेगा ये बनाओ, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्वेश्चन में बनाना होता है आपको क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपने क्या करना है, ये फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना है। पहले फॉर्मेट बना लो, ऊपर आप नाम लिख दो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, यानी कि हम ये बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, ऐसे आपने ऊपर लिख देना बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो हम बना रहे हैं। और इसके नीचे ना एक आपने ये लाइन भी लिखनी होती है, एज ऑन 31 मार्च। मतलब कि ये बैंक नाम लिखने के बाद ये लाइन भी लिखनी है नीचे, एज ऑन, यानी कि ये कब बन रहा है, कौन सी डेट को बन रहा है, वो डेट भी बतानी है नीचे, एज ऑन 31 मार्च। मान लो कि ये 31 मार्च को बना रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हम लोग, तो नीचे वो डेट डालना किस डेट को बन रहा है ये। और अब ये बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट ऐसा होता है, फॉर्मेट आपने एक इसमें आपने पर्टिकुलर का कॉलम बना लेना है और 2 कॉलम आपने प्लस और माइनस के बना लेने हैं, प्लस माइनस ये पर्टिकुलर। अब ये बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कैसे बनता है, ये स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो कैसे बनता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जब ये स्टेटमेंट बनता है तो इसमें हम लोग ना पहले बैलेंस लिखते हैं जिस बुक का क्वेश्चन में दे रखा हो, जो सी बुक का क्वेश्चन में बैलेंस गिवन हो। जो क्वेश्चन नंबर 8 जब आप बुक में से देखोगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 8 में देख लेना, बुक में से अपने सामने क्वेश्चन रख लेना। उस क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर ना आपको कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में बुक में पढ़ लेना, आपको उसमें बैलेंस जो दिया हुआ है, बैलेंस जो है वो कैश बुक का दे रखा है 12,500। तो कैश बुक यानी कि जो आपके पास कैश बुक होती है ना, कैश बुक का बैलेंस है। तो सबसे पहले हम बैंक रिकॉन्सिलेशन में क्या करेंगे, ये लाइन लिख देंगे ऊपर सबसे पहले, बैलेंस एज पर कैश बुक। ये मैंने CB यानी कि कैश बुक लिखा है। बैलेंस है सर कैश बुक, ऐसे आपने सबसे पहले लिख देना, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस गिवन है सवाल में कैश बुक का। तो बैलेंस एज पर कैश बुक लिख दो और 12,500 दे रखा है क्वेश्चन में, देख लेना। और याद रखना बैलेंस है, क्वेश्चन में बैलेंस लिखा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव बैलेंस है। जो बैलेंस दे रखा है पॉजिटिव का है, क्योंकि बैलेंस वर्ड है तो पॉजिटिव है, तो ये प्लस में आ जाएगा। अब एक बात यहाँ पे और जज कर लो कि अगर अब क्वेश्चन में बैलेंस किसका था, अगर कैश बुक का बैलेंस है ना क्वेश्चन में, कैश बुक का यानी कि हमारी कैश बुक का, तो आपने शुरुआत कैश बुक से कर ली ना, कैश बुक के बैलेंस से शुरुआत कर लिया कैश बुक से। अब पूरे क्वेश्चन के अंदर जितना भी क्वेश्चन हम करेंगे, मैं ऊपर बता दूं, पूरे क्वेश्चन में जो भी हम चेंजेस करेंगे अब वो कैश बुक में ही करेंगे, क्योंकि हमने कैश बुक के बैलेंस से शुरुआत करी है। तो पूरे क्वेश्चन में चेंज अब किस में होगा, कैश बुक में। ये मैंने आपको लॉजिक बताया था, कैश बुक में ही चेंज करेंगे। अब मैं इस क्वेश्चन के जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसके रीजंस पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, और आपने क्या करना है, बुक में साथ साथ ये वीडियो देखना, साथ साथ रीज़न बुक में देखना, बुक में लिखे होंगे रीज़न। सबसे पहले इस क्वेश्चन नंबर 8 में पहला रीज़न यहाँ पे वन नंबर डाल के आपने ऐसे आपने यहाँ रीज़न लिखना और यहाँ प्लस माइनस करना। सबसे पहले इस क्वेश्चन नंबर 8 में पहला रीज़न लिखा है, इसमें फर्स्ट रीज़न लिखा हुआ है इस क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा, आप पढ़ते रहना रीज़न उसमें से। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसका मतलब, ये रीज़न मैंने आपको पढ़ाया था, इसका मतलब है कि आपने चेक इशू कर दिया। अब आप मालिक को चेक इशू कौन करता है, आप मालिक करते हो। आपने चेक इशू करके किसी को दे दिया, भाई ये ले जाके बैंक से पैसे निकाल ले, चेक आपने इशू करा। अब आप दिमाग लगाओ, अगर आपने चेक इशू करा तो आपको क्या लगेगा कि जिसको दिया वो बैंक से निकाल लेगा, और अगर वो बैंक से निकाल लेगा पैसे तो आपने खुद भी अपनी, मैं एक बार यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ रफ में। तो आप बताइए, अगर वो बैंक से निकाल लेगा पैसे तो चेक इशू करा है तो आप अपनी कैश बुक में कम कर दोगे,
कैश बुक में डाउन। क्यों? क्योंकि आपको क्या लगेगा कि जिसको चेक दे दिया वो जाकर बैंक से निकाल लेगा बैंक से पैसा, तो बैंक से पैसा निकलेगा तो आपने भी अपनी कैश बुक कम कर दी। ये फर्स्ट रीज़न है। लेकिन आगे लिखा है बट नॉट प्रेजेंटेड, रीज़न में लिखा है नॉट प्रेजेंटेड, यानी कि जिसको आपने दिया उसने बैंक में भी प्रेजेंट ही नहीं करा। तो अगर वो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं कर रहा, वो बंदे की बात कर रहा हूँ मैं, वो बंदा अगर बैंक में प्रेजेंट ही नहीं कर रहा, तो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ तो बैंक से तो निकले ही नहीं, तो बैंक से नहीं निकले तो पासबुक तो वहीं रह गई। आपने सोचा कि निकल गए होंगे तो कैश बुक कम कर लिया आपने, पासबुक वहीं है। ये इम्पैक्ट है जो मैंने आपको बताया था, इसे इम्पैक्ट कहते हैं। अब इसको इक्वल करना है, दोनों किताबें, कैश बुक गिरी हुई है, पासबुक वहीं है, दोनों को इक्वल करना है। लेकिन इक्वल करने के लिए कान खोल के सुन लो कि चेंज किस में करेंगे। चेंज, अब चेंज की बारी है। चेंज किस में करेंगे? कैश बुक में, अपनी कैश बुक में करेंगे। क्यों? क्योंकि शुरुआत बैलेंस कैश बुक से था ना, हमने सबसे पहले कैश बुक का बैलेंस भरा ना, तो चेंज हम कैश बुक में, अपनी कैश बुक में करेंगे। अब कैश बुक गिर गई, पासबुक वहीं है, क्या करो? तो कैश बुक को उठा दो। हम अपनी कैश बुक को ही, अगर ये डिक्रीज़ है तो हम कैश बुक को ही इंक्रीज़ कर देंगे। आप अपनी कैश बुक को इंक्रीज़ कर दो। तो आपने कैश बुक को इंक्रीज़ कर दिया ना, यानी कि इंक्रीज़ करने का मतलब प्लस, तो कैश बुक को आपने बढ़ाया यानी कि प्लस किया ना, तो यहाँ से हमें समझ आ जाएगा कि एंट्री कहाँ भरनी है। कैश बुक आपने बढ़ाई है, प्लस करी है, तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर भी, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो बना रहे हो, इस स्टेटमेंट के अंदर भी एंट्री जो है वो प्लस में आएगी, अमाउंट जो है वो प्लस में आएगा। और अमाउंट है इसका 6,000 का चेक था जो हमने इशू करा था, तो ये अमाउंट प्लस में आ गया। कैसे पता लगा? ये लॉजिक हमने लगाया तो प्लस में अमाउंट आ गया। और यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे रीज़न ही तो लिखना है। यहाँ पे वही रीज़न लिख दो जो सवाल में गिवन है, जो सवाल में गिवन है वही रीज़न लिख देना। जैसे सवाल में क्या रीज़न गिवन है कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो हमने यहाँ पे वही रीज़न लिख देना। ऐसे पूरा रीज़न वही लिख देंगे जो सवाल में गिवन है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कि इशू करे प्रेजेंट नहीं हुआ, ये प्लस में आ, ये पहला रीज़न है। ऐसे पहले बैलेंस लिखते हैं, फिर ये रीज़न लिखते हैं, और फिर नीचे रीज़न सॉल्व करते जाते हैं। बस अब हम रीज़न सॉल्व करते जाएंगे और आगे पढ़ते हैं। सेकंड पढ़ाता हूँ। सेकंड में लिखा है चेक डिपॉजिट इन बैंक बट नॉट कलेक्टेड। ये वो पॉइंट है, ये भी मैंने पढ़ा था। चेक डिपॉजिट का मतलब, और यहाँ पे पूरा रीज़न लिख दो। ये यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा रीज़न आ जाएगा। तो मैं रीज़न लिख देता हूँ। यहाँ पे दूसरा रीज़न लिखा हुआ है, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। तो यहाँ सेकंड में तो यहाँ रीज़न आ जाएगा, लेकिन अब इसको करना क्या है वो मैं पहले आपको ना मीनिंग बताता हूँ। चेक डिपॉजिट का मतलब आपने बैंक में जमा कराया, आपने बैंक में चेक जमा कराया। अब आप बैंक में जमा कराए, तो बैंक में आपने जमा कराया तो आप अपने ऊपर लो। आप अब सोचो, आपने बैंक में जमा कराया, आपको क्या फीलिंग होगा? आपको ये लगेगा कि बैंक में जमा हो गया। मैंने रीज़न बहुत अच्छी तरह बताए हैं। चेक डिपॉजिट मतलब आपने बैंक में डाल दिया चेक, तो आपने सोचा कि बैंक में जमा हो जाएगा, मतलब कि पैसे जमा कराने जाओगे तो बैंक में आपको लगा कि बैंक में जमा हो गया। तो जब बैंक में जमा होगा तो बैंक में पैसा बढ़ेगा ना, तो आप भी क्या करोगे? जमा कराते हो ना, तो आप खुद क्या करते हो? आप अपनी कैश बुक में इंक्रीज़ कर लेते हो। क्यों? आपको क्या लगता है डिपॉजिट हुआ तो बैंक में बढ़ जाएगा ना, तो बैंक में जमा होगा तो आपने भी अपनी कैश बुक में जोड़ लिए। आप अपनी कैश बुक को इंक्रीज़ करके बैठ गए कि भाई आप ये सोचकर कि बैंक में जमा हो गए, बैंक में डिपॉजिट हो गई, ये सोचकर आपने बढ़ा ली। लेकिन यहाँ पे आगे रीज़न में लिखा है बट नॉट कलेक्टेड। अभी तक बैंक में तो जमा ही नहीं हुआ है, बैंक में पैसे जमा नहीं हुए, क्योंकि बैंक में तो अभी वो चेक क्लियर ही नहीं हुआ, कलेक्ट ही नहीं हुआ, बैंक वालों ने कलेक्ट नहीं करा। तो बताइए, बैंक में तो अभी जमा हुआ ही नहीं, तो पासबुक वहीं है। लेकिन आपने सोचा कि जमा हो गए, तो आपने बढ़ा के बैठ गए अपनी कैश बुक। आपको लगा जमा कर लिए होंगे उन्होंने, तो आपने भी, जब वो जमा करेंगे तो आप भी अपनी कैश बुक में जमा करोगे, तो आपने बढ़ा ली, लेकिन पासबुक वहीं है। ये दोनों में अंतर है। अब क्या करें? दोनों मिल जाएं, दोनों को इक्वल करना है। लेकिन चेंज किस में करना है? कैश बुक में। शुरुआत कैश बुक के बैलेंस से है, तो हम अपनी कैश बुक में क्या करें? दोनों मिल जाएं, तो हम अपनी कैश बुक को कम कर देंगे। अगर हमने अपनी कैश बुक को कम कर दिया तो दोनों इक्वल हो जाएंगी ना। तो क्या करा आपने? कैश बुक कम करी है ना, यानी कि माइनस करी है ना। तो ये जो चेक डिपॉजिट वाला पॉइंट है ना, रीज़न है, इसका जो अमाउंट है, ये इसका अमाउंट है 9,000, इसका अमाउंट अब का माइनस में आ जाएगा। ऐसे पता लग जाता है कहाँ भरना है, प्लस में के माइनस में। इसके बाद थर्ड
थर्ड इसमें लिखा है बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, बहुत आसान है आगे। बैंक ने आपका इंश्योरेंस दिया, बैंक ने आपका प्रीमियम भर दिया। अगला पॉइंट है, पढ़ लेना। बैंक अगर आपका प्रीमियम भरेगा, किस्त भरेगा, बैंक ने आपका इंश्योरेंस भर दिया, तो बताओ बैंक आपका इंश्योरेंस भरेगा तो करेगा क्या? अगर बैंक ने आपका इंश्योरेंस भरा तो बैंक क्या करेगा? आपकी पासबुक को गिरा देगा, लेकिन आपको नहीं पता था। वही बात, आपको पता नहीं था, आपकी कैश बुक वहीं है, पासबुक आपकी गिर गई। अब क्या करे, दोनों बराबर हो, तो आप अपनी कैश बुक को भी गिरा दो। चेंज तो इसमें करना है ना, तो आप अपनी कैश बुक गिरा दो। तो आपने कैश बुक गिराई है ना, तो इसका मतलब एंट्री कहाँ आएगी? माइनस में। इसका अमाउंट जो है वो 5000 है, थर्ड रीज़न का। आप बैंक ने आपका इंश्योरेंस 5000 भरा था, तो पासबुक गिरा दी थी, तो आपने अपनी कैश बुक को भी गिरा दिया इक्वल करने के लिए। तो ये एंट्री 5000 माइनस में आएगी। पता लग गया, माइनस में इस तरह से। और यहाँ पे आप वही लिख दोगे रीज़न, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। ये हमारे 3 रीज़न हो गए। नेक्स्ट रीज़न चौथा पढ़ लेना। चौथा रीज़न ये लिखा हुआ है बुक में, देखना, बैंक चार्जेस, यानी कि बैंक ने आपसे चार्जेस लिए। अब बताओ, बैंक चार्ज लेगा, फटाफट बैंक चार्ज लेगा तो क्या करेगा? पासबुक को कम करके बैठ जाएगा, वहाँ से पैसे कटेंगे। लेकिन वही बात, आपको पता ही नहीं था, आपको नहीं पता, तो आपने अपनी कैश बुक को वहीं रखा, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं बैंक ने चार्ज लिया। तो कैश बुक वहीं है, पासबुक गिर गई। ये अब दोनों को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए अब कैश बुक में ही चेंज करो, तो आप अपनी कैश बुक को भी कम कर दो। तो हम अपनी कैश बुक को कम कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो ये भी आपने क्या करा? माइनस ही करा ना, कैश बुक कम करी। तो इसका अमाउंट है 300 रुपये का, तो ये 300 रुपये भी माइनस में आ जाएंगे। और यहाँ पे रीज़न लिख देना, रीज़न ये लिख देना कि बैंक चार्जेस, वही लिखना, बैंक चार्जेस बट नॉट एंटर इन कैश बुक, यानी कि बैंक ने चार्जेस लिए हैं लेकिन अभी तक हमने एंटर नहीं करे। कहाँ पर? कैश बुक में। कैश बुक में एंटर नहीं करे, तभी तो फ़र्क आ रहा है। अब पांचवा रीज़न, पांचवें रीज़न पे आ जाओ। पांचवें में लिखा है डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर। वही सारे रीज़न है, कस्टमर ने सीधे बैंक में डाल दिए। कस्टमर ने आपके बैंक में डाल दिए पैसे, तो आपके बैंक में तो जुड़ गए ना। कस्टमर, पांचवा रीज़न पढ़ लेना, कस्टमर ने डायरेक्ट डाले, तो कस्टमर डायरेक्ट डाल जाएगा तो पासबुक तो बढ़ गई ना, बैंक में तो जुड़ गए, लेकिन हमें पता नहीं है, तो हमारी कैश बुक वहीं है। अब पासबुक बढ़ गई, हम वहीं के वहीं हैं, तो क्या करें, दोनों बराबर हो जाए, तो हम भी अपनी कैश बुक को बढ़ा देंगे। पूरे रीज़न में देखो बार बार कैश बुक में चेंज हो रहा है, तो हम भी अपनी कैश बुक को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे ना, तो प्लस करेंगे ना कैश बुक में भी। तो हमने प्लस किया ना, तो एंट्री प्लस में आ जाएगी। इसका जो अमाउंट है वो 8000 रुपये का है। और यहाँ पे आप रीज़न लिख देंगे, डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर। थोड़ा सा मेरा हाथ सही नहीं चल रहा, इसलिए राइटिंग सही नहीं आ रही है। ये डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर बट नॉट एंटर इन कैश बुक। ये थोड़ा सा लैंग्वेज ठीक नहीं, आप लिख लेना, मतलब कि ये थोड़ा सा हाथ यहाँ पे सही नहीं चल रहा मेरा। डायरेक्टली डिपॉजिट, कस्टमर ने जमा कराए लेकिन अभी तक बुक में एंटर नहीं हुआ कि हमने कैश बुक में नहीं करे। ऐसे करते करते देखो मैंने ये रीज़न आपको करा दिए। अभी और रीज़न बाकी हैं, मैं आपको बताता हूँ आगे। इसके बाद इसमें अगला रीज़न जो लिखा हुआ है 6th, वो लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। बुक में पढ़ना, बैंक ने आपका इंटरेस्ट कलेक्ट करा जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट करी थी। मैंने सारे रीज़न पढ़ाए हैं, जहाँ पे आपने इन्वेस्ट करा था बैंक ने आपका इंटरेस्ट कलेक्ट करा है। बैंक इंटरेस्ट कलेक्ट करके लाया आपका, आपके लिए वो गया बैंक, और बैंक इंटरेस्ट कलेक्ट करके लाया इन्वेस्टमेंट पे, जहाँ पे आपने इन्वेस्ट करा था वहाँ से। अब बैंक इंटरेस्ट कलेक्ट करके लाएगा तो क्या करेगा? आपके अकाउंट में ही डालेगा ना। तो बैंक इंटरेस्ट कलेक्ट कर रहा है तो आपके खाते में डाल देगा ना, तो आपकी पासबुक तो बढ़ गई ना, आपके अकाउंट में पैसा बढ़ गया, लेकिन वो आपको नहीं पता था, तो आपकी कैश बुक वहीं थी। तो ये इक्वल नहीं है ना, पासबुक बढ़ गई, कैश बुक वहीं है, तो आप अपनी कैश बुक को भी बढ़ा दो। तो कैश बुक बढ़ा दो अब आप अपनी, तो आपने कैश बुक अपनी बढ़ाई है ना, तो एंट्री कहाँ करेंगे? प्लस में ना, तो ये प्लस में आ जाएगा अमाउंट 2000 रुपये का। 6th रीज़न यानी कि प्लस में आ जाएगा। और यहाँ पे आप ये अमाउंट लिख देना 2000, और यहाँ पे वही रीज़न वही आएगा जो क्वेश्चन में लिखा, वही लिखना है। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट एंटर इन कैश बुक, यही लिख दो आप। इंटरेस्ट कलेक्ट करा, कैश बुक में एंटर नहीं हो। 7वां रीज़न, 7वां रीज़न बहुत बढ़िया है। इसमें लिखा है, 7वें रीज़न को बुक में पढ़ना। 7वें रीज़न में लिखा है
कि कैश डिस्काउंट अलाउड 200 वाज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ कैश बैंक कॉलम। देखो एक बात बताओ, 7वें रीज़न को पूरा पढ़ना। 7वें रीज़न में ये लिखा है, 7वें रीज़न में उसने बैंक कॉलम की बात करी है। मैं यहाँ दिखाता हूँ, जो 7वां रीज़न है उसमें उसने बैंक कॉलम की बात करी है। और याद रखना, जब भी बैंक कॉलम की बात करेगा ना, तो बैंक कॉलम कहाँ बनता है आप जानते हो? बैंक का कॉलम कहाँ बनाते हैं? कैश बुक में बनाते हैं हम, अपनी कैश बुक में। जो आप कैश बुक बनाते हो अपनी कैश बुक के अंदर ही तो बैंक का कॉलम बनता है। तो जब भी ये बैंक कॉलम की बात करे, समझो ये कैश बुक की बात कर रहा है, आपकी कैश बुक की बात कर रहा है ये। तो ये बात हो रही है कैश बुक की, हमारी कैश बुक की। और हुआ क्या है, 200 रुपये हमने डिस्काउंट दिया था, 200 रुपये का आपने डिस्काउंट दिया, किसी को 200 रुपये डिस्काउंट दिया था। वो 200 रुपये जो डिस्काउंट दिया था ना, वो हमने ना कैश बुक में, बैंक कॉलम का मतलब हो गया अपनी कैश बुक की बात हो रही है। वो 200 जो डिस्काउंट दिया था, वो हमने ना, जो 200 रुपये का डिस्काउंट दिया था, वो डेबिट कर लिया है। कहाँ पे पता है? कैश बुक में। हमने अपनी कैश बुक में, अपनी कैश बुक के अंदर हमने 200 रुपये का डिस्काउंट डेबिट कर लिया, क्योंकि इसने लिखा है डेबिट कर दिया बैंक कॉलम। बैंक कॉलम में डेबिट करा, तो बैंक कॉलम में डेबिट करने का मतलब बैंक कॉलम कहाँ बनता है? कैश बुक। बैंक कॉलम कैश बुक, तो कैश बुक में ही तो डेबिट करा। वो कैश बुक के अंदर ही हमने, कैश बुक के अंदर ही डेबिट करा। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये 200 रुपये आपने डेबिट करे हैं कैश बुक में, अपनी कैश बुक में डेबिट करें। एक्चुअली क्या है कि मैं यहाँ पर आपको ना एक छोटी सी टेबल बता दूँ, ये मैंने नोट्स में भी भेजी है, कि जो हमारी कैश बुक होती है ना, हमारी खुद की कैश बुक जो होती है, कैश बुक बेटा जी जब भी डेबिट होती है ना, हमारी कैश बुक हमारी जब भी डेबिट होती है तो हमेशा इंक्रीज़ हो जाती है। और कैश बुक हमारी जब भी क्रेडिट होती है ना, तो डिक्रीज़ हो जाती है। मतलब कि कैश बुक का ये रूल याद रखना कि कैश बुक जब डेबिट होती है तो इंक्रीज़ होती है, और जब क्रेडिट है तो डिक्रीज़। ये एक छोटी सी रूल है मतलब कि। और पासबुक जो होती है ना, पासबुक जो बैंक के पास होती है, पासबुक, बैंक के पास पासबुक, इसका कैश बुक से उल्टा होता है। पासबुक जब डेबिट हो, कई क्वेश्चन में लिखा हो ना कि पासबुक डेबिट है, पासबुक डेबिट होने पर डिक्रीज़ हो जाती है। और पासबुक अगर क्रेडिट हो ना तो इंक्रीज़ होती है, मतलब कि पासबुक क्रेडिट होने पर इंक्रीज़ होती है और डेबिट होने पर डिक्रीज़। तो ये बड़े काम आएगा, ये लैंग्वेज बहुत काम आएगी आपके। ये कई बार क्वेश्चन में ना लैंग्वेज ऐसी आती है तो पकड़ने में आसानी होती है कि डिक्रीज़ है कि इंक्रीज़ है। अब यहाँ पे भी यही लिखा है, 200 रुपये आपने बैंक कॉलम में डेबिट कर दिए, 200 डेबिट कर दिए बैंक कॉलम। बैंक कॉलम कहाँ बनता है? कैश बुक। यानी कि 200 कहाँ डेबिट है? कैश बुक में। ये 200 रुपये कैश बुक के अंदर, आपकी कैश बुक में डेबिट कर दिए। और मैंने अभी आपको लॉजिक बताया कि कैश बुक जब डेबिट होती है ना, हमारी कैश बुक, तो इंक्रीज़ होती है। तो समझ लो 200 अगर डेबिट है ना कैश बुक में, तो इससे हमारी कैश बुक क्या हो गई होगी? डेबिट करे ना कैश बुक में, तो हमारी कैश बुक इससे इंक्रीज़ नहीं हो गई। यानी कि लॉजिक ये है कि कैश बुक आपकी क्या हो रखी है? आपकी जो कैश बुक है वो इंक्रीज़ हो रखी है। कैश बुक आपकी कितने से? 200 रुपये से। लेकिन पासबुक तो वही है, क्योंकि ये काम कैश बुक में करे हैं, पासबुक में थोड़ी करा है। तो कैश बुक आपकी 200 रुपये से बढ़ रखी है, डेबिट का मतलब इंक्रीज़, तो बढ़ रखी है, पासबुक वही है। अब दोनों इक्वल नहीं है, देख लो इक्वल कैसे होगा? कैश बुक 200 से बड़ी है ना, तो कैश बुक को हम घटा देंगे, आप अपनी कैश बुक को कम कर देना 200 से। तो कैश बुक को आपने क्या किया? चेंज तो इसी में करना ना। कैश बुक आपने डिक्रीज़ करी ना, माइनस करी ना कैश बुक 200 से। तो इसका मतलब कैश बुक अगर आप माइनस कर रहे हो, डिक्रीज़ कर रहे हो, तो ये एंट्री BRS में भी कहाँ जाएगी? ये जो BRS बन रहा है बैंक रिकॉन्सिलेशन में, ये एंट्री 200 रुपये की माइनस में जाएगी। लॉजिक माइनस ही करा ना कैश बुक कम, तो ये कैश बुक माइनस में जाएगी। ये एंट्री 7वां रीज़न। और यहाँ पे तो पूरा रीज़न ही लिखना आपने, वही जो क्वेश्चन में लिखा है, कैश डिस्काउंट एंटर इन कैश बुक। इस बार कैश बुक में एंट्री कर ली ना, बट नॉट इन पासबुक, इस बार पासबुक में नहीं करी। कैश डिस्काउंट एंड कैश बुक में तो कर ली, लेकिन पासबुक में नहीं करी। ये 7वां रीज़न भी हो गया। क्वेश्चन ये पूरा हो गया, ये बैंक रिकॉन्सिलेशन का क्वेश्चन ये पूरा हो गया हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है ये। अच्छा अब बताइए लास्ट में मैंने क्या बताया था? क्वेश्चन पूरा हो गया, अब लास्ट में क्या बताया था? लास्ट में मैंने कहा था अब आंसर निकालो। ये प्लस का कॉलम है और ये माइनस। अब प्लस वाले कॉलम का भी लास्ट में टोटल कर लो दोनों कॉलम का। देखो प्लस वाला कॉलम इधर देखो, ये प्लस का कॉलम, ये प्लस वाले कॉलम का सारा टोटल कर लो। जितना प्लस का कॉलम है, ये 12 और 6 18, 18 और 8 26। ये प्लस वाले कॉलम का टोटल आ रहा है 26,500। इधर 9 और 5 14, 300, और ये 14 और ये 2 कितने हो गए? ये 2000 रुपये ये हैं, हाँ
और यहाँ पे ये है 9 और 5 14 300 और ये 2000 रुपये ये हैं। ठीक है ना, इसका टोटल बस कर लीजिएगा। ये 16,500 आ रहा है। ये कुछ हल्का सा मुझे कहीं गलती तो नहीं लग रही, मैं वही इसी सोच में पड़ गया था कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है, एरर तो नहीं हो गया। मतलब कि आगे लास्ट में यही करना आपने, लास्ट में बस आपने ये टोटल ही करना है। 12 6 18 और 28,500 इधर आ रहा है और इधर 9 5 14 और 2 16,500 आ रहा है। तो ये आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा? ये 2000 की एंट्री है, तो बस ये लास्ट में ऐसे ही करेंगे। ये प्लस का टोटल कर लेंगे और माइनस का, दोनों कॉलम का टोटल कर लीजिए। दोनों कॉलम का जब आप टोटल कर लेंगे ना, तो जैसे बड़ा कॉलम देख लीजिए, ये बड़ा कॉलम प्लस बड़ा है और माइनस छोटा है। तो अगर बेटा जी दोनों कॉलम का जब आप टोटल करेंगे ना, तो अगर इसमें टोटल करने से जैसे प्लस का टोटल ज़्यादा है और माइनस का टोटल कम है, अगर मान लो प्लस ज़्यादा है और माइनस कम है तो माइनस साइड में लिखेंगे, जो छोटा है उधर लिख देंगे। कितना लिख देंगे? जितना दोनों कॉलम में डिफरेंस है, सही है ना। यहाँ पे आंसर लिख देंगे। छोटा कॉलम इसमें प्लस ज़्यादा है, प्लस का जब मैंने टोटल करा तो वो आ रहा है 12 6 18 18 और 8 कितने हो गए? 26। हाँ जी, ये 12 6 18 18 और 8 कितने हो गए? 26। ठीक है ना, तो ये 26,500 आ रहा है और इधर का टोटल जो आ रहा है वो 16,500 आ रहा है। ठीक है, कुछ मैं इतनी देर तक यही सोच रहा हूँ कि आंसर क्यों नहीं मैच करा। बुक में आंसर 14,000 रुपये दिया हुआ है, तो प्लस ज़्यादा आ रहा है और माइनस कम आ रहा है। तो अगर माइनस कम है तो माइनस में लिखेंगे। कितना लिखेंगे आंसर में? जितना दोनों में डिफरेंस है। अभी जो टोटल मैंने करा, इधर का प्लस का टोटल 26,500 है और इधर का जो टोटल आ रहा है 16,500। तो अभी तक जो डिफरेंस आ रहा है 12,000 आ रहा है, मतलब कि प्लस और माइनस का जो डिफरेंस है वो 12,000 है। तो अगर प्लस माइनस का डिफरेंस 12, देखो ये मैंने डिफरेंस लिखा है बड़े में से छोटा घटा के, और ये जो 12,000 लिखा है ना मैंने, इसके बिल्कुल सामने पता है क्या लिखेंगे? इसके सामने लिख देंगे बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि ये जो आंसर आया ना, ये समझ लो बैलेंस आ गया पासबुक का, ये पासबुक का बैलेंस आ गया। क्योंकि अब शुरुआत किससे करी थी? कैश बुक के बैलेंस से करी थी। तो मैंने बोला था ना लास्ट में आंसर बैलेंस पासबुक का निकल आएगा। ये पासबुक का आंसर आ गया हमारी। और हाँ, ये बैलेंस पहले ऊपर निकाल लिया ना, अब नीचे टोटल करना। तो आपको तो पता ही है दोनों कॉलम का टोटल इक्वल ही हो जाएगा। ये डिफरेंस लिख दिया है तो दोनों तरफ बराबर आ जाएगा। ये देखो ये बराबर आ गया दोनों तरफ। ये सॉरी, इधर का टोटल जो आ रहा है ना, मुझे पता नहीं क्यों बार बार इधर का टोटल गलत लग रहा है। इधर का टोटल जो आ रहा है वैसे तो ये 9 और 5 14 और ये 3 16,500 है और इधर 26,500 आ रहा था। इधर ये 26,500 था, तो ये तो उस हिसाब से तो आंसर 10,000 आना चाहिए। फिर तो ये 12 नहीं 10 ही बनता है। मेरे से 2,000 की एंट्री ये तो नहीं गलत हुई? हाँ, ये एंट्री गलत हुई है मेरे से। एक्चुअली क्या है, ये 2,000 इधर आएगा। इंटरेस्ट कलेक्ट करा ना बैंक ने, बैंक कलेक्ट करेगा तो क्या होगा आप बताओ? पासबुक को बढ़ा देगा, तो कैश बुक में भी बढ़ाएंगे ना। ये मैंने गलत लिख दिया 2,000, ये इधर आना है 2,000 पे। ये पॉइंट गलत है, मैंने सही लिखा था पासबुक बढ़ाएंगे, पासबुक बढ़ी तो कैश बुक भी बढ़ाएंगे, तो ये गलती से 2,000 इधर आना था। अब सही है। अब इधर का जो टोटल आएगा वो आएगा 28। अब करेक्ट कर लेते हैं। इधर का जो टोटल आएगा 28,500 आएगा और इधर का जो टोटल आ रहा था ना, इधर 14,500 आ रहा था। तो आप लगा लो ये 28,500 आ रहा है और ये 14,500 आ रहा है इधर। तो छोटा यही है,
लेकिन इनका जो डिफरेंस है वो 14,000 है। अब सही आंसर आ रहा है। तो ये आंसर जो है ना, मैं सारा काट देता हूँ, ये लिख देता हूँ, ये 14,000 रुपये इसका आंसर आ रहा है। और ये बैलेंस एज पर पासबुक आ गया, नीचे लिख देंगे बैलेंस एज पर पासबुक सामने, और टोटल दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। अब टोटल दोनों तरफ इधर ये 28,500 आ गया, ये 28,500 टोटल आ गया, और इधर भी 28,500 ही आ जाएगा, दोनों तरफ टोटल बराबर आ जाएगा। ठीक है, इक्वल हो जाएगा। ऐसे आपने ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन का क्वेश्चन जो है वो पूरा कर लेना आपने बेटा जी।